गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास भाग 2 पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में समास के जो भेद हैं, इसका शाब्दिक अर्थ और इसके 2 भेद अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके थे। इस वीडियो में हम कर्मधारय समास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कर्मधारय समास की। तो बेटा कर्मधारय समास के बारे में थोड़ा मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था कि कर्मधारय समास जो है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसके दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि विशेषण और विशेष्य, जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब मुख क्या है? मुख जो है ये विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है कि वो चांद जैसा है। ठीक है, मुख जो है वो कैसा है? चांद जैसा। तो इन दोनों में आपस में समानता की गई है। ऐसे ही हम लेते हैं देह लता, यानी कि देह रूपी, रूपी मतलब कि उसके जैसी, देह रूपी लता। ऐसे ही हम लेते हैं अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। तो बेटा कर्मधारय समास का जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों पद हैं उनके बीच में है, जो या के समान आदि शब्द आते हैं। जैसे हम कहते हैं क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब बहुव्रीहि समास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसा ही आता है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो थी उसमें शायद आपको ये एग्जाम्पल दिया था नीलकंठ, नीलकंठ। तो यहाँ अगर हम कंठ की विशेषता बताते हैं कि नीला है जो कंठ, यहाँ पर हमने कंठ की विशेषता बताई है। लेकिन अगर ये हम किसी व्यक्ति के बारे में इस चीज को अगर हम रूढ़ कर देते हैं, जैसे कि नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव, तो वहां पर ये बहुव्रीहि समास में आएगा। अब हम हमारे जो अगला भेद है उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कर्मधारय समास के बारे में बताना चाहूँगी। बेटा हमने जो अव्ययभाव समास पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इसका पहला पद जो है वो अव्यय होता है, उपसर्ग होता है। लेकिन कर्मधारय समास में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनका पहला पद जो है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया सपूत, कपूत। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं। अब इनमें पहला पद जो है ये क्या है? उपसर्ग है। तो फिर ये कर्मधारय में कैसे है? ये तो अव्ययभाव समास में आ जाने चाहिए। तो बेटा इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा कि यदि उपसर्ग जो है वो विशेषण की तरह काम करें, क्योंकि पीछे का शब्द तो वही है, इससे ही इनके अंदर विशेषता आई है। यानी कि उपसर्ग अगर विशेषण का कार्य करता है तो वो कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इसके साथ ही एक और बात, अगर विशेषण शब्द की आवर्ती होती है, किसकी आवर्ती? जैसे हमने अव्ययभाव समास में भी पढ़ा था कि कुछ शब्दों की आवर्ती होती है और उनके बीच में योजक चिन्ह होता है और वो अव्ययभाव समास होता है। ऐसे ही कर्मधारय समास में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी आवर्ती होती है, योजक चिन्ह होता है और वो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नीला, नीला। ठीक है, पीला, पीला। ठीक है, हरा, कच्छ, हरा, कच्छ। गोल, गोल। ठीक है, पीला, पीला, सफेद झग। तो इस प्रकार के जो हमारे उदाहरण हैं जहां विशेषण की आवर्ती होती है वहां हम हमारा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो बेटा जो आप ये याद कर लेते हो ना कि जहाँ पर योजक चिन्ह है वहाँ पर द्वंद्व समास ही होगा, तो वो बातें सही नहीं है। अब आपने देखा योजक चिन्ह हमने कर्मधारय में भी देखा है, अव्ययभाव में भी देखा था। तो योजक चिन्ह नहीं, इसके पीछे जो तथ्य होते हैं, जो वास्तविकता होती है, उनको आप याद किया करो। अब हम बात करते हैं अगले भेद की। कौन सा?
द्विगु समास। द्विगु समास। तो बेटा जो द्विगु समास है ना, इसमें पहला पद जो है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद क्या होता है, इसमें संज्ञा होता है। और इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब हम बात करते हैं द्विगु। ये द्विगु जो है ये स्वयं भी द्विगु समास का ही उदाहरण होता है, उदाहरण है। द्विगु, द्विगु मतलब दो और गौ मतलब गाय, मतलब कि दो गायों का समूह। द्विगु का क्या अर्थ है, दो गायों का समूह। तो द्विगु, फिर से ध्यान दो बेटा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद क्या होता है, हमारी संज्ञा होता है। और जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। दोपहर, 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तो इसमें आपने क्या देखा कि पहला पद संख्यावाचक है और समस्त पद जो है हमारा वो समूह का बोध करवाता है। तो बेटा अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी, जो आपको किसी भी पुस्तक में या कहीं भी अन्य से पता नहीं चल पाती। देखिए यहाँ पर हम गिनती से संबंधित कुछ बातें जो हैं वो करेंगे। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि 1, 10, 100 ये भी तो संख्यावाचक है, लेकिन बेटा इनमें जो बाद वाला पद है वो कोई संज्ञा नहीं है और ये अपने आप में ही समूह है, यानी कि इनको हम जो है वो द्विगु समास में नहीं ले सकते। द्विगु समास में क्या, किसी भी समास में नहीं ले सकते, क्योंकि समास के लिए 2 पदों का होना आवश्यक है। अगर हम कहें 10 तो फिर इसका विग्रह कैसे करेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समास वहीं होगा जहाँ 2 पद होंगे और उन दोनों को हम अलग कर सके, वहाँ क्या होगा, हमारा समास होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि इन शब्दों में हमारा जो है कोई भी समास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर जैसे 20, 30, 40, 50 उन पर ये भी यही नियम लागू होता है, 10 और 100 का। लेकिन हम बात करते हैं 19, 29, 39, ठीक है, 49, 59, तो ये जब हम इनका विग्रह करते हैं, ठीक है, 29, ठीक है, 39, तो इसमें क्या है, 29 यानी कि 30 में एक कम, 40 में एक कम, 49, 50 में एक कम, ठीक है, 59 यानी कि 60 में एक कम। तो ये जो सब हैं ये आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। और ये जो मध्य वाली गिनतियां हैं जो 20 की हैं, जैसे कि 11, 12 है ना, 15 है, ठीक है, तो जब हम उनका विग्रह करेंगे तो अगर हमने किया मान लो 12, तो 10 और 2, 10 और 3, ऐसे 25, 20 और 5, तो ये सब जो है ना ये किस में आते हैं, हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। द्वंद्व समास में हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। अब हम अगला जो हमारा भेद है द्वंद्व समास, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि मध्य वाली जो हमारी गिनतियाँ होती हैं जिनमें का जब हम विग्रह करते हैं उनके बीच में लगता है और, तो ये सारी किस में आती हैं, द्वंद्व समास में। जैसे 52, 50 और 2, 53, 50 और 3, तो इस प्रकार की जो सारी हैं ये किस में आती हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं हम पदों की प्रधानता की। तो द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के कौन से पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में हमें लगभग योजक चिन्ह मिलता है।
बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सदैव ही आपको योजक चिन्ह इसमें मिले, यानी कि ज़्यादातर जो है हमें योजक चिन्ह मिलता है। जैसे कि इसमें हम उदाहरण लेते हैं, राजा, प्रजा, ऐसे ही जैसे कि नर, नारी। तो जब हम इनका विग्रह करेंगे तो बीच में और या तथा आता है, जैसे राजा और प्रजा, नर और नारी। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म। यानी कि जो दो शब्द होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसमें कुछ और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे कि अपना पराया, अपना और पराया, छल कपट, छल और कपट। लेकिन बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी बातें लिखना संभव नहीं है, इसलिए जो भी बातें बताई जाती हैं इनको आप ध्यानपूर्वक सुना करो। और अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को अच्छे से मन लगाकर सुनोगे तो आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ में आप बेटा चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी वीडियो जो है मिलती रहे और मुझे भी ये पता चलता रहे कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो व्यर्थ नहीं जा रहा, बच्चे इसको देखकर पढ़ाई करते हैं। अगला हमारा भेद है बहुब्रीहि समास और अंतिम भेद। बेटा बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें दोनों ही पद जो है वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए वो रूढ़ होते हैं। शब्द विचार जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने एक भेद था हमारा रचना के आधार पर शब्द के भेद, उसमें था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जो योग रूढ़ था वो बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है, यानी कि जो योग रूढ़ में जो उदाहरण आते हैं वही बहुब्रीहि समास में भी आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास में जो है वो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि लंबोदर। क्या है? लंबोदर। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा इसमें, लंबा है उदर जिसका, जिसका, किसका, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, गणेश जी के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, सॉरी, गणेश जी के बारे में। बेटा एक बात ध्यान दो, हमने कर्मधारय समास में भी यही ऐसे ही कुछ किया था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीलकंठ, तो उसमें हमने क्या कहा था कि नीला है जो कंठ, यानी कि वो एक कंठ की विशेषता बताई थी और वो कोई भी कंठ हो सकता है जो नीला है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं नीला है कंठ जिसका, यानी कि ये जो शब्द है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ है, यानी कि उसी के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हमने कहा नीला है जो कंठ तो है ये कर्मधारय है, लेकिन अगर मैंने कहा नीला है कंठ जिसका, यानी कि हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, और फिर ये कौन सा समास होगा हमारा, बहुब्रीहि समास ये होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, विषधर, विषधर, तो विषधर क्या, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, यानी कि सॉरी सर्प। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सर्प के बारे में, यानी कि सांप के बारे में। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री है, इसमें प्रधान मंत्रियों में प्रधान है जो, यानी कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो क्या ये हर किसी हम मंत्री को, यानी कि जो विशिष्ट मंत्री है, क्या हम उसको प्रधानमंत्री कह सकते हैं, नहीं। ये प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री जो है उसके लिए ही रूढ़ है, यानी कि जो मंत्रियों में प्रधान है, मंत्रियों में प्रधान है जो, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये किस में आते हैं, ये बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। ऐसे ही है चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी ये किसके लिए, देखो मैंने आपको कहा चक्रपाणी और मैंने इसका विग्रह भी नहीं किया और आपको पता चल गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि ये उनके लिए रूढ़ है। ऐसे ही दशानन, दशानन। अब 10 जो है ये संख्या भी है, क्या है, ये संख्या भी है, लेकिन ये जो है द्विगु समास में नहीं आ सकता क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाचक तो है,
लेकिन ये किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए रूड है। दशानन हम किसको कहते हैं? रावण को ही कहते हैं। तो ये रावण के लिए रूड है, इसलिए हम इसको किस में काउंट करेंगे, किस में गिनती करेंगे? हम इसकी करेंगे बहुव्रीहि समास में। और द्विगु समास में क्या होता है? समूह का समाहार होता है, यानी कि उसमें संख्यावाचक शब्द भी होता है और समास पद जो है वो समूह का बोध कराता है। तो बच्चों, हमारा जो समास का महत्वपूर्ण बिंदु है यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।